जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में आज पिछली बार की वार्ता को हम एक्सटेंड करते हैं। पहले हम लोगों ने बात की थी हरियाणा की और जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस की। हमने बात की थी जो होने वाले हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन और झारखंड के, उसके बारे में। और आज जो माहौल है हरियाणा के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जो वहां के लोकल लोगों से बात करके पता चल रहा है, वहां पे लड़ाई मुख्यतः बाइपोलर है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ। यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा के अंदर जो जजपा है वो बहुत कमजोर हो चुकी है, बल्कि बहुत कमजोर हो चुकी है। जिसके 10 विधायक चुने गए थे, दुष्यंत चौटाला और उनकी माताजी के अलावा 8 लोग चुने गए थे, उसमें अधिकांश पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। और जो उनका एक रूरल बेस था, जो ग्रामीण बेस था, जो किसानों का बेस था, करीब करीब खत्म हो गया है। और इंडियन नेशनल लोकदल के जो चौटाला साहब थे, जो दुष्यंत चौटाला के अंकल ही हैं, उन्होंने एकमात्र आईएनएलडी के कैंडिडेट अपने क्षेत्र से जीते थे। अब देखिए एक नया ओरिएंटेशन हो रहा है हरियाणा के अंदर, और ये ओरिएंटेशन ये हो रहा है कि दुष्यंत चौटाला क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है बीएसपी के साथ। दुष्यंत चौटाला ने कॉम्बिनेशन बनाया है चंद्रशेखर आजाद के साथ, और इंडियन नेशनल लोकदल ने कॉम्बिनेशन बनाया है बहुजन समाज पार्टी के साथ। जरा इसके इंप्लीकेशंस को समझिए। और आज इस चीज को हम एनालाइज करते हैं कि ये जो दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर से समझौता किया है और आईएनएलडी ने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया है, इसका आखिर हरियाणा के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है। हरियाणा के चुनाव बेसिकली, देखिए हरियाणा की एक अपनी तासीर अलग है, एक कैरेक्टरिस्टिक अलग है। एक यहां पे जो मुख्य कम्युनिटीज हैं, जो कुछ एरियाज हैं जो डोमिनेशन है जिनका, जैसे एक जाट बेल्ट है, रोहतक की, सोनीपत की, झज्जर की, वो ये इलाका है जो बिल्कुल जाट डोमिनेटेड है। करीब 30 सीटें ऐसी हैं जो जाट डोमिनेटेड एरिया में आती है। दक्षिण हरियाणा का एरिया है जहां पे यादव डोमिनेशन है, और पलवल वगैरह का इलाका है जहां गुर्जर और जाट बहुत ज्यादा हैं, और फरीदाबाद वगैरह में ये मतलब एक गुर्जर कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है, जाट कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, यादव कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, और दलित बड़े डोमिनेशन में हैं ज्यादातर क्षेत्रों में, और ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर जातिवार बात की जाए तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति को अपनाया है। उन्होंने हरियाणा के अंदर, क्योंकि जाट डोमिनेशन है, करीब 25% जाट पॉपुलेशन है, जो एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है, 25% पॉपुलेशन है, और कई क्षेत्रों में करीब 40-35% तक हैं, तो जाट डोमिनेशन बिल्कुल सर्वविदित है। और हरियाणा के अंदर हमेशा जाटों का डोमिनेशन रहा है, चाहे वो चौधरी देवीलाल हो, चाहे वो चौधरी बंसीलाल हो। और इस डोमिनेशन का काउंटर जो किया था वो भजन लाल जी ने किया था, जो कि नॉन जाट कंसोलिडेशन, बिश्नोई थे, और बिश्नोई की पॉपुलेशन हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नॉन जाट, जो जाटों के डोमिनेशन से परेशान बैकवर्ड कम्युनिटीज थी पहले की, क्योंकि उन्होंने हमेशा जाटों का डोमिनेशन देखा था, वो कंसोलिडेट हुई थी। पहले उन्हें भजन लाल ने अपने अंडर में लिया था और कांग्रेस के साथ लंबबंद किया था। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने एंटी जाट डोमिनेशन को करते हुए पहले खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाया और अमीनाय सिंह सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने जाट को किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि वो मानती है कि उसके जाटों के वोट उसको ज्यादा नहीं मिलने वाले, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसको जाटों के वोट नहीं मिलने वाले हैं, तो इसलिए हमेशा उन्होंने एक थर्ड फोर्स को डेवलप किया। और थर्ड फोर्स को डेवलप करते समय उन्होंने ये कोशिश की कि वो थर्ड फोर्स जो है वो जाट नेता के अंतर्गत हो। तो पिछले इलेक्शन में आपको याद होगा कि दुष्यंत चौटाला नारा देके चुनाव लड़े थे, और चुनाव उन्होंने लड़ाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की सत्ता से बाहर कर देंगे।
और उसकी वजह से उनको 10 सीटें मिल गई थी, और ये वो 10 सीटें वही थी जहां जाट डोमिनेशन था। और जितना फायदा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया था इस वजह से कि उन्होंने कांग्रेस के जाट वोटों में डिवीजन किया था। और ये बात हुई थी कि दुष्यंत चौटाला जो हैं चौधरी देवीलाल के पौत्र, बल्कि प्रपौत्र, वो किसानों की राजनीति करते। चौधरी देवीलाल किसानों की राजनीति करते थे, जैसे चौधरी चरण सिंह किसानों की राजनीति वेस्टर्न यूपी के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में करते थे। तो दुष्यंत चौटाला को 10 सीटें इस वजह से मिली थी कि एक तो उनका अपना वर्चस्व चौधरी देवीलाल का, और दूसरा किसान कम्युनिटी को बिना जाति के तहत देखना। लेकिन जो उन्होंने वोट काटे थे वो कांग्रेस के वोट काटे थे, और कांग्रेस के वोट 31 सीटों पे सिमट गई थी और भारतीय जनता पार्टी केवल 40 सीटों पे चली गई थी। लेकिन जब दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद जनता को यह आश्चर्य हुआ कि जो दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी को सत्ताच्युत करने की बात करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके क्यों बैठ गए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बन गए, और 5 साल इन्होंने आनंद क्यों लिया। अच्छा, 5 साल खत्म होने वाले थे, उसके 6 महीने पहले उन्होंने अलग होने का निर्णय ले लिया और उन्होंने कहा नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन जनता को पता चल चुका था कि दुष्यंत चौटाला वास्तविकता में कांग्रेस के नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं, और अंत में फिर अगर उनको 4-5 सीटें मिल गई और भारतीय जनता पार्टी को कहीं सीटों की कमी पड़ी तो इंडिपेंडेंट और दुष्यंत चौटाला को लेके वो सरकार बना लेंगे। और दुष्यंत चौटाला और आईएनएलडी की लीडरशिप के बीच में जो द्वंद्व है वो सबको पता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो जाट डोमिनेशन है और दलित डोमिनेशन है। अब दलितों का वोट आज के तारीख में अगर हरियाणा के अंदर देखें तो ज्यादातर दलित जो हैं वो कांग्रेस के साथ है। संविधान, रिजर्वेशन, प्राइवेटाइजेशन, लेटरल एंट्री और जिस प्रकार के इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो आज दलितों के बीच में एक चेतना है जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट हुई कि वो ज्यादातर आज जो है वो एंटी बीजेपी की तरफ चले गए, जबकि पिछले इलेक्शन में वो बीजेपी के साथ काफी हद तक थे, ओबीसी भी थे और दलित भी थे। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं चौधरी उदय भान है जो कि दलित नेता हैं, और शैलजा एक बहुत बड़ी दलित नेता हरियाणा के अंदर है, तो लोकल दलित लीडरशिप जो है वो बीजेपी के पास तो नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के पास है, चौधरी उदय भान के रूप में और कुमारी शैलजा के रूप में। और जाट तो है ही, क्योंकि सुरजेवाला भी जाट हैं और हुड्डा जी भी जाट हैं। तो ये जो जाट प्लस दलित प्लस मुसलमान प्लस जो रेडिकल जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात करते हैं वो सवर्ण और बैकवर्ड तो हुड्डा जी की तरफ थे, और जो बाकी एक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हर जाति और धर्म के हैं वो बेसिकली बीजेपी की तरफ थे। अब चंद्रशेखर आजाद से दुष्यंत चौटाला का गठबंधन क्या इंडिकेट करता है, इसका किस तरह से इसको पढ़ा जाना चाहिए, और बीएसपी का आईएनएलडी से समझौता क्या ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, और क्या इससे कांग्रेस का नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, ये विवेचना करने का विषय। आपको पता ही है कि पिछले असेंबली इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बने तो उसका मुख्य कारण था बहुजन समाज पार्टी का और एआईएमएम का, ओवैसी साहब की पार्टी का उत्तर प्रदेश में हर उस एरिया में जहां मुस्लिम डोमिनेशन है मुसलमान और यादव कैंडिडेट खड़े करने से 10-15 हजार वोट बीएसपी ले गई, 10-15 हजार वोट एआईएमएम ले गई। तो बीएसपी को चाहे एक ही सीट मिली पूरे उत्तर प्रदेश में और एमआईएम को कोई भी सीट नहीं मिली और ज्यादातर सीटों में जमाना जब्त हो गई, इसके बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचा दिया और कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को सत्ताच्युत कर दिया। अब क्या ये प्रयास जो हो रहा है आईएनएलडी का और बहुजन समाज पार्टी का और दुष्यंत चौटाला का और चंद्रशेखर आजाद का, ये कांग्रेस को नुकसान, और क्या ये नुकसान पहुंचा पाएगा? तो मुझे जो लगता है, जो मुझे फील्ड लेवल से बात करके लगता है, यहाँ के नेताओं से बात करके लगता है, लोगों की रिएक्शंस को देखने से लगता है, मुझे लगता है कि जो एक दुष्यंत चौटाला भी जाट हैं और जो आईएनएलडी के मुखिया हैं वो भी जाट हैं। तो
अगर वो स्ट्रांग हो जाए और उनको दलित वोट थोड़ा सा मिल जाए तो ये दोनों वोट बैंक आज की तारीख में कांग्रेस के साथ। तो अगर इनका एक अच्छा खासा 10-15% वोट भी अगर ये दोनों पार्टी काट लें तो उसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को हरवाया था, चाहे खुद न जीते, एमआईएम खुद न जीते, लेकिन कांग्रेस को हरवा सकती है हरियाणा के अंदर। लेकिन जो आज की तारीख में जाटों का पूरा 25% पॉपुलेशन का हुड्डा जी के डोमिनेटेड एरिया में जो पूरा का पूरा वोकलनेस है, जो उनकी एक प्रकार की अपनी प्रेफरेंस है, वो केवल हुड्डा जी के साथ है और वो कांग्रेस के साथ है। दलितों को भी एक बात पता है कि अगर वो, अब ये भी एक प्रश्न उठता है कि चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से जीते हैं और एकमात्र जीते हैं और अच्छी मार्जिन से जीते हैं और बड़े जुझारू नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनका यहां पे आकर दुष्यंत चौटाला, जबकि उनको पता है कि दुष्यंत चौटाला आज की तारीख में बहुत तिरस्कृत हैं और हरियाणा के अंदर उनकी राजनीति की जड़ें जम नहीं रही हैं, उनके साथ जाकर वो एक प्रकार से उस व्यक्ति के साथ खड़े हो गए हैं जिन्होंने किसानों के साथ नहीं खड़े हुए। जब किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, लाठियां चली, अशोक गैस के गोले छूटे, सारी परेशानियां क्रिएट हुई, उस सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ चंद्रशेखर आजाद का खड़ा होना, यह राजनीति मुझे वास्तविकता में समझ में नहीं आई। और चंद्रशेखर आजाद की उत्तर प्रदेश में जमीन है, यह बात बिल्कुल पक्की है कि उत्तर प्रदेश में उनकी जड़ें मजबूत हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनके 15-20 हजार फॉलोअर्स या वोटर्स हो गए हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर बहन मायावती के कितना वर्चस्व है और चंद्रशेखर आजाद का कितना वर्चस्व है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसका मतलब क्या, बहुजन समाज पार्टी का एक के साथ जाना और चंद्रशेखर आजाद का दूसरे दलित नेता के साथ जाना, ये बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के बीच के संघर्ष को भी दिखाता है कि कौन अपना डोमिनेशन दिखाना चाहता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ और अगर अब राव इंद्रजीत सिंह को अगर मुख्यमंत्री बना दिया होता भारतीय जनता पार्टी ने, तो पूरी जो यादव बेल्ट है, जो यादव बहुल्य एरिया है, जो दक्षिण हरियाणा की सीटें हैं, 14-15 सीटें हैं, इसमें 80-90% भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी, जिसकी वजह से, इसी दक्षिण हरियाणा की वजह से 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। ये वो जाट डोमिनेटेड एरिया की वजह से नहीं आई थी, बाकी एरिया की वजह से नहीं आई थी, ये फरीदाबाद और यादव बेल्ट की वजह से आई थी। लेकिन क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी अदिति यादव को अगर टिकट देते हैं तो एक सीट तो वो निकाल ले जाएंगी। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की जिस प्रकार से अवहेलना हुई है, जिस प्रकार से उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया गया, जबकि बहुत पुराने और तपे तपाए और अच्छे नेता हैं जो पहले कांग्रेस के मंत्री थे और अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। तो एक सैनी समुदाय के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाना, जो बहुत ज्यादा अनुभवी भी नहीं है, जिसको प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहुंच भी नहीं है, तो जो खट्टर साहब अपना बैगेज छोड़ के गए हैं, सैनी साहब उसी को नहीं समेट पा रहे हैं अपनी छवि बनाने के बजाय। तो चंद्रशेखर आजाद ने यह सिद्ध कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन बहन मायावती और चंद्रशेखर आजाद हरियाणा के नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, इनका यहाँ प्रभाव बड़ा सीमित है। और क्योंकि चौधरी उदयभान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो लड़ाई है, जो एक मकसद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने ट्रम्प कार्ड चला हो कि चंद्रशेखर आजाद को भी लगा दो, बहन मायावती को भी लगा दो, दोनों को दो पार्टी से लगा दो, जाट वोट कटें और दलित वोट कटें, जिससे बाकी सवर्ण वोटों के आधार पर हम जीत जाएं। 3 कॉर्नर अगर फाइट होगी तभी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, डायरेक्ट फाइट में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत ही नहीं सकती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यह भी एक विफल चाल होगी और मेरे ख्याल से 4-5% से ज्यादा आईएनएलडी का, चौटाला साहब का अपनी 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा प्रभाव है, अपनी सीट वो निकाल ले जाएंगे। हो सकता है दुष्यंत चौटाला भी अपनी सीट निकाल जाएं, एक आध सीट शायद अपनी मां की और किसी के निकाल ले जाएं, लेकिन 3-4 सीटों में ये दोनों कॉम्बिनेशन चलेंगे और बाकी 85-86 सीटों पर मुख्य लड़ाई क्योंकि केंद्रित हो गई है हुड्डा जी के बीच में, शैलजा के बीच में, चौधरी उदयभान और सुरजेवाला के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो अभी भी मैं इस बात पे कायम हूं कि 75 सीटों से कम कांग्रेस को नहीं मिलने वाली हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने, अब यह समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने उनको केवल 2 सीटें क्यों ऑफर की थी, चंद्रशेखर आजाद अकेले क्यों लड़े थे, और नगीना तो वो जीत गए। लेकिन इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं
जो बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती ने किया था, कहीं चंद्रशेखर आजाद भी करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।